जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं एएलपी 2026 के सेट नंबर 1 है, जो कि 23/2/2026 शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन, दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है, यानी पहले का भी 14 है, दूसरे का भी आधार 14 है, यानी आधार बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो पहले त्रिभुज की ऊंचाई का जस्ट डबल होगा। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल 98 के 14 से यहां भाग दोगे तो 7 7 दूनी 14, पहले की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, और जस्ट डबल 14 दूनी 28 हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप समझो। एरिया क्या होता है 1/2 बेस, पहले की हाइट h1 और क्षेत्रफल 98 दिया गया। 2 से ये 7 बार, 7 से गया 14 बार, 14 सत्ते 98, यानी हाइट h1 हमारी ये आ गई। कह रहा है यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट भी निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं डायरेक्ट वाला सिस्टम बता दिया। ये तो ऐसे भी हो जाएगा, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी 98 का 2 गुना, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस, तो दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है, तो इसका भी हाइट h2 चाहिए, तो यहां से भी निकल आएगा। इसको भी करने की जरूरत नहीं थी। 2 से ये 7 बार, 7 से ये जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28, तो ये H2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओरल कर सकते हो जब स्किल तगड़ा हो आपको करने का ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना, मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, पहले समझना और एज ए कॉन्सेप्ट भी देखो। जो एफिशिएंसी होती है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की होती है, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमको टाइम दिया गया, क्या दिया गया, टाइम दिया गया, और उसमें भी हिला है इसलिए स्टार दिया है। सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय। अब हिंदी में तो अधिक लिखा है, लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सोनल टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज पारुल एंड 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज स्वीटी टू कंप्लीट डेकोरेशन ऑफ द वर्क। मेरे से किताबों के कोर्स पढ़े हैं, मैंने हमेशा बताया है, हमेशा, कि जब भी ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आए जहां इस टाइप से अधिक लिखा हो, इंग्लिश वर्जन की ओर जाओ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कर दिया आज की डेट में। मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि आप ऐसा चलता ही है। तो इंग्लिश में देखते हो तो 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज एंड 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज, मोर कहीं शब्द नहीं लिखा, यानी हम इंग्लिश के हिसाब से ही चलेंगे और वो सही है। तो टाइम 3 गुना, समझे नहीं, सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना। तो और समझो, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12, यानी सोनल को 12 टाइम लगता है, पारुल से 3 गुना, तो 3 से भाग दे दो, पारुल का 4 लगेगा, 4 का 3 गुना, और स्वीटी 4 गुना, तो 4 से ये टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एफिशिएंसी टाइम यानी 1/12, 1/4, 1/3, तो नीचे 12, तो ये 1, 3, 4 के रेशियो से
कार्य क्षमता आ गई। एक साथ मिलकर वे 6 दिनों में काम निपटा देते हैं, तो क्षमता के अकॉर्डिंग चलना है। 4 3 7 1 8, यानी क्षमता 8 है 6 दिनों में, तो यही टोटल वर्क हो जाएगा। हमसे कहता है पारुल को अकेले सजावट काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। पारुल कहती है मैं तो सर जी 3 लड्डू बनाती हूं, बनाने इतने हैं तो बस 3 से भाग दे दो। 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 16 इज द राइट आंसर। तो एज ए कॉन्सेप्ट इसको याद रखना। हिंदी में भले अधिक लिखा हो पर इंग्लिश जरूर पढ़ना। एज लॉन्ग एज ये एफिशिएंसी बहुत जगह काम आती है, रेशियो में भी ऐसा होता है। ठीक है, कह रहा है एलसीएम बताओ। अब देखो ऐसी चीजों का हम एलसीएम जब लेते हैं तो बड़ा प्यार समझो। जैसे ये 1.3 तो हम 13/10 लिख देंगे, 76/10 लिख देंगे और 13/100 लिख देंगे। अभी समझना, या तो इसको रिड्यूस करो और छोटा करो, जैसे 76/10 और कट जाता है, या आप हमेशा ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिखाया है, आप पढ़ के देखिए। ठीक है, किताबों के कोर्सेस को, ये 100 है, ये 10, ये 10, तो हमने कहा आधार बराबर कर लो, तो यहां 0 लगा लो, यहां 0, यहां 0 लगा लो, यहां 0 लगा लो। अब जब भी हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ होता है, यानी नीचे तो 100 आएगा। अब ऊपर एलसीएम लेने निकले, एलसीएम देखो 130 और 13 और इसका 10, तो 130 हो गया और 7 में 76 हो जाएगा, इसका 10 निकल गया। ठीक है, समझ गए ना, इतना समझदार है। अब गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो 13 छंग 78, 7 हासिल, 13 सत्ते 91 और 7 98, एक ठो 0 नीचे 100 से भाग दोगे तो 98.8 आ जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में एहसास होता है। और सुनो, अब बच्चा दिन पे दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता जा रहा है, मतलब समझ गए ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, तो वो बच्चा, कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ये 13 है तो क्या हम 13 का मल्टीपल ढूंढ लें। बिल्कुल, 107 होता नहीं, 100 होता नहीं, 102 होता नहीं, मत चलाइए कलम, यही होगा 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, मुद्दा खत्म। तो ये भी आप दिमाग एग्जाम सेंटर में लगाइए, प्रैक्टिस में भी लगाइए। देखिए हम सब सिखाते हैं, एक और तरीका होता है, समझ गए। ये भी मैंने एज ए कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक से सिखाया है। ठीक है, रेशियो टॉपिक में कहता है 3540 की धनराशि को निशा, समीर, रुपेश के बीच, निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्से में इतना इतना कमी की जाए। मतलब निशा के हिस्से में 760, 190 और 280 की कमी की जाए। तो जो नया रेशियो आता है दया, वो 10:2:9 का आता है। अब बात को समझो, टोटल जो पैसा था वो 3540 रुपए था। कितना था? 3540, और उसमें अब इतने रुपए की कमी की गई, तो जोड़ लो, 8 6 14 9 23, यानी 30, 2 हासिल, 2 2 4 1 5 12, 1230 इसमें कम कर दोगे, 10 ऐसे आया, ये 3 आया और ये 2, तो 2310 रुपए आया। तो ये जो डेटा है 21 यूनिट की वैल्यू 2310 के हो जाएगी। 21 यूनिट 2310 के हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ जाएगी। अब हमसे कहता है क्या समीर का मूल हिस्सा क्या होगा। देखिए घटने के बाद समीर का हिस्सा 220, क्योंकि 1 बराबर 110 तो 2 बराबर 220। अगर हम एक्चुअल हिस्से की ओर जाएंगे तो ये वैल्यू इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 410 हो जाएगा। 410 में 190 घटाओगे 220 आएगा।
तो यही इसका बेस्ट तरीका है करने का। अच्छा, जहां मैं कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं तो उनको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, और जहां मैं कॉन्सेप्ट 3 स्टार, ये तो आने ही आने हैं, समझ गए, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कि एएलपी किसी और एग्जाम में आते ही है। अब जैसे ये भी है कि पेपर में आता ही आता है, कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सा है, एक वृत्त में व्यास PQ को Q से होते हुए बहा बिंदु X तक विस्तारित किया जाए। ये एक वृत्त है और ये इसका क्या है, डायामीटर, जिसका नाम डायामीटर यहां तक है, PQ है, और इसको बहा बिंदु X तक विस्तारित किया जाए। वृत्त पर बिंदु Y पर स्पर्श रेखा यानी XY खींची गई, ये स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है, XY खींची गई, XY बराबर 15 के हैं। हमने कहा ठीक है। QX 9 के हैं, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, त्रिज्या यानी ये R। अब ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या, देखो जनरली आपने प्रॉपर्टी ऐसे सीखा होगा, ये कट्टम वाला, तो वो ये चीज सेंटर से जा रही है, बस वही चीज है, बात बराबर है। यानी प्रॉपर्टी क्या है कि XY का स्क्वायर बराबर XQ से और XP से, बस XY जो कि 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, XQ 9 है, XP 9 + 2R, पहले भी बता रखा है मैंने कई बार मेरे दोस्त। 9 से ये 25 बार में जाएगा, 25 में 9 कम करोगे 16 आएगा, जो कि 2R के यानी R बराबर 8 आएगा, R बराबर 8, यही इसका सही आंसर है। किसी संख्या का 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने में परिणाम इतना आता है। अब सुनना मेरी बात, ELP का पेपर पहले हुआ, उसके बाद टेक्नीशियन का हुआ। वो बात अलग है कि आंसर की एक दिन में, मतलब कल टेक्नीशियन की आई और आज ELP की आई, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया, तो क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें दुनिया भर की वीडियो देखनी है? नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। किसी सेम क्वेश्चन आया 1/3 का, यानी कोई संख्या है उसका 1/3 कह रहा 25 की वृद्धि कर दो, तो डरना नहीं है, ये सब बन जाते हैं, बस बेसिक तगड़ा हो गया। अब इसमें 25 कम कर दोगे तो ये 62 हो गया, 7 में 5 गया 62, x/3, तो x बराबर 1, 3 का गुणा करना है, ये 6 हुआ, 6 18, 186 हो गया। तेरा मूल संख्या के अंकों का योग यानी इसका अंक का योग करना है, तो ये 15 हमारा आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर 15 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पहले भी, तो मैं इसमें स्टार नहीं, चलो एक दे देता हूं क्योंकि पूछा ही जा रहा है, तो डी करके ही पूछा गया। कह रहा है शुभ एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, अंकित मूल्य पे D% की छूट देता है, फिर भी क्रय मूल्य पे 10% लाभ अर्जित करता है, D% का मान चाहिए, ठीक है। अब D% का मान, तो इसमें हम लोग ये लगाते हैं x + y, XY/100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, बस इसके बिहाफ पर हम लोग कर लेंगे। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तो प्लस का 40 हो गया, फिर कह रहा है D% की छूट तो माइनस का D हो गया, दोनों का गुणा 40D/100 हो गया, ओवरऑल 10% का लाभ हो गया। बस कैलकुलेट कर लो, 40 में 10 गया तो 30 आया, यहां 1 0 0 कम कर लो तो ये 10 4 14, 14D/10, थोड़ा सा कट रहा है तो काट लो, कैसे, 2 से ये 7 बार, ये 5 बार, यानी D बराबर 150/7। अब ऑप्शंस पे ध्यान दो, ऑप्शंस पे नीचे 7
तो इन दोनों में से कोई होगा, 21 तो आना ही आना है। 147 47 अपॉन ये हो जाएगा, क्योंकि 7 3 10, यहां 7 2 9, तो यही हमारा सही आंसर 21 सही 3/7% आएगा। सदाबहार क्वेश्चन, संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल। अब बेसिक तरीका क्या आपने सीखा? आपने सीखा कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कैसे? एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 53 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल में इतनी, तो 2.5 घंटे इतना, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 53 है, टाइम 5/2। फिर कह रहा है अपनी चाल में 28 kmph वृद्धि, तो इसमें 28 जोड़ दो, 81 हो गया। ये स्पीड हो गया वृद्धि, और 1 घंटा तो स्पीड इंटू टाइम ये हो गया। अब टोटल तो 2.5 घंटा पहले लगा और 1 घंटा और लगा, यानी 3.5 घंटा, जिसे 7/2 ऐसे ही करना है। अब प्रॉपर वे में देखो, ऊपर 5 क्या है 15, 25 1 26, 265, 162, नीचे का 2 इसके 2 से कट जाएगा, नीचे 7 आ गया, 5 2 7 हो गया, और 26 16 42 हो गया, नीचे 7, 61 बार में हो गया। 61 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? है ना आसान? चलिए आगे देखेंगे। यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज इतना है, ब्याज दर 20%, जहां ब्याज वार्षिक रूप से हो, तो धनराशि ज्ञात करो। अब ये दूसरे वर्ष का है, तो एज ए कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कई बार पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, खुद का प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे, तो लेट प्रिंसिपल क्या, 5 का स्क्वायर यानी 25, ये प्रिंसिपल हो गया। तो 25 पहले साल में 20% मतलब 1/5, 5 मिलेगा। दूसरे साल में 5 तो मिलेगा मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये जो 6 यूनिट की वैल्यू है, ये सेकेंड ईयर में 3072 के बराबर है। 3072 के बराबर है क्या, 6 यूनिट। 1 यूनिट निकाल लो, 6 पंचे 30, ऐसे बरछंग 72। अब 1 यूनिट 512 के, तो प्रिंसिपल 25 यूनिट है, तो 25 का इत्थे 25 का उत्थे। अब आप खुद बताओ, ये 5 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, लास्ट में 0, तो ये आंसर। सर हम मानेंगे नहीं, तो कर लो मेरे भाई। 25 बरिया 300, तो 3 हासिल, 25 पंजे 125 और 3 128, 12,800 आंसर हो गया दे। और भी तरीके हैं, ठीक है, हम एज यूजुअल वाले बताते हैं, वरना तरीके बहुत सारे होते हैं। हाँ, 600 का x%, 250 के 12%। अब देखो x%, ये परसेंटेज 2 जीरो खा गया, तो ये 6x बोल देंगे। 25 गुणे 12 300, 25 गुणे 12 300, 300%, तो 2 जीरो खा गया, तो 3 और गुणे ये 30 हो गया। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 18 54 हो गया, लो मुद्दा ही खत्म। यानी 6x बराबर 84 के, x बराबर 14 के, और हमसे x का ही मान पूछ रहा है। बोलो बोलो, टेल टेल। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा गया, अभी टेक्नीशियन के सेटों में भी ये पूछा गया, ठीक है, कंट्रोलर या आरआरबी जेई में भी पूछा गया। 3 स्टार लगा रहा हूं, और मैं एक ही कॉन्सेप्ट से चलता हूं। क्या? एक सेल के दौरान 50% माल, 49% लाभ, शेष माल का 32%। अब देखो पहला 50% है, यानी 1/2, 32% मतलब 32/100, यानी 8/25। तो इन दोनों का इंटू, यानी 50 यूनिट हमें लेट करना पड़ेगा। बस यही मेन मुद्दा होता है,
अब खेलते हैं। कह रहा है एक सेल के दौरान 50% माल, तो इसका 50% 25 यूनिट होता है, जो कि 49% लाभ पर। फिर शेष तो बचा 25 यूनिट। फिर शेष का 32% माल, तो अगर 32% की वैल्यू हम 8/25 बोल रहे हैं, तो ये 8 यूनिट हो गया। और वो हमको कितना में 45% लाभ पर, तो फिर शेष कितना बचा 17 यूनिट, और वो हम 15% की हानि पर बेच रहे हैं। अब ये नहीं कि लग गया कैलकुलेशन में, ऐसे ही लिख दो 25 गुणे 49, 8 गुणे 45 और -17 गुणे -15। ठीक है, वो माइनस लगा दिया ना मैंने, काला कलर देख रहे हो सोल्यूशन, और डिवाइड बाय इस 50 से भाग देना। ठीक है, वो समझ गए रेड वाला क्या पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर चलो हम ऐसे कर देते हैं जिससे ये सॉल्यूशन अलग चल रहा है। ठीक है, अब यहां काटो तो 5 से ये जाएगा 5 बार में, 5 से ये 9 बार में, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 10 बार में। ठीक है, 50 से क्यों भाग देते हो ये समझते होगे। ठीक है, 50 का मतलब जैसे 1 यूनिट का मतलब 100% होता है, तो 50 यूनिट की वैल्यू ये आई थी, लेकिन हमें तो 1 यूनिट वाली चाहिए, दैट्स वाई 10 से 50 से भाग। अब गुणा कर लो, 9 पना 45, 4 हासिल 245 आ गया, 9 अट्ठे 72 आ गया, 17 तिया 51 आ गया बटा 10। मोटा मोटा आपको दिख भी रहा होगा कि क्या आ सकता है, 7 ये तो ये आएगा 266 और 10 से भाग तो ये लास्ट में 6 तभी बनेगा, 5 2 7 में से 1 गया, यही आएगा। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। ट्रेन का क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन ए और बी विपरीत दिशाओं में इतने की चाल चल रही, ए की लंबाई इतनी, 10 सेकंड बाद बी की। देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है दया, बोलो हाँ। ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ है 240, बी की लेंथ हमें निकालनी है, और 66 और 60 को हम जोड़ देंगे, 66 और 60 को जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगी। 5/18 इसलिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में, और टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं। 18 से भाग दोगे, 18 सत्ते होता है, ये 35 10 से तो बी की लेंथ अब बच्चा जान गया 110 हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए और बी एक काम को 12-18 दिन में निपटा देते हैं। 12-18 का एलसीएम 36 होता है, 3 बार में 2 बार में ये क्षमता हो गई, बोलो हाँ। यदि वे छठवें दिनों 6 दिनों तक 7 काम करते हैं, अच्छा 6 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, 6 दिनों में 30 लड्डू बनाएंगे, तो बचे लड्डू कितने 6। तो कह रहा है तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। अब मेरे दोस्त देखो, देखा जाए जो काम किया तो 30/36 किया है, तो जो बचा है वो 6/36 बचा है, क्योंकि 36 पे देख रहे हो। इसी को समाज 1/6 बोलता है, तो 1/6 ऑफ वर्क, 1/6 बचेगा। समझ गए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। क्रमशः O1 O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते, ये सदाबहार क्वेश्चन है। देखो आपको ये सदाबहार है, जिसको नहीं आता वो समझ लो पढ़ाई नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है, असल बात ये है और कुछ नहीं। देखो एक भी सर्कल टच नहीं हो रहा, तो छुटका सा बना लेंगे, त्रिज्याएं अलग अलग है ना, एक छुटका सा बना लो। अच्छा एक चीज समझो, ये हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बात हो रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसे हम लोग बोलते हैं सीधी स्पर्श रेखा, देयर कॉमन टेंजेंट इतना, और ये ईच अदर एक्सटर्नली एड इतना। ठीक है,
यहां लिखा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी r2 है, और अगर मुझे ये निकालना है PQ, तो PQ जो होता है वो 2 अंडर रूट R1 इंटू R2 होता है, R1 इंटू R2 होता है। बोलो हाँ। बस मेरे दोस्त हो गया। कह रहा है O1 O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, A पर स्पर्श करते हैं ये, और उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है, और इन वृत्तों की त्रिज्या 11 और 4 है। तो कह रहा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, स्पर्श कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला 2 ऐसे 11 गुणे 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4√11 इज द राइट आंसर। सदाबहार क्वेश्चन है, सबका बनना चाहिए। यही सब तो हम लोग ज्योमेट्री में सीखते हैं बेसिक रूप से। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवती शंकु के आकार के फ्लैक्स में पानी भरा है। इस पानी को एक लंबवती बेलनाकार फ्लैक्स में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु की त्रिज्या के 1/3 बेलनाकार फ्लैक्स। अब देखो दोनों के आयतन बराबर करने हैं, मोटा मोटा पहले समझो। ये एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 19 दी गई, फिर आगे चल के कह रहा है कि बेलन, इससे पानी बेलन में डाला गया, पहले समझना। और यहां कह रहा है वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है बेलन की त्रिज्या, तो 1/3 यानी अगर मैंने इसे r माना तो ये 3r, क्योंकि 3r का 1/3 r होता है। अब बेलन का आयतन समझो, इसकी हाइट निकालनी है। बेलन का आयतन मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर क्या होगा 9r स्क्वायर, और h 19 है, और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर और h, तो मोटा मोटा देखा जाए r तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो बोला गया 3 से ये 3 बार 19 या 57, यानी समझ गए होगे। बाकी जो बच्चा एक्सपर्ट है वो डायरेक्ट भी निकाल लेता है। हाँ, अब स्टेप गैप करने से अच्छा हम आपको सिखा रहे हैं, समझ गए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, 2% लाभ अर्जित करने के लिए कितना प्रतिशत छूट देगा? देवता यही फॉर्मूला लगाना है, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के, ये आपको लगाना है। अब देखा ये जाए क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, तो प्लस का 20 हुआ। फिर कह रहा है लाभ 2 है, डिस्काउंट चाहिए तो y समझ लीजिए, और 20y बटा 100 ऐसे। देखा जाए 20 में 2 गया तो 12 आया, यहां पर थोड़ा सा काट लो तो ये 6y अपॉन 5 आ गया। दया एक सेकंड, 20 में 2 गया 18 होता है, 6 से ये 3 बार में 5 त्याय 15, यानी 15% इज द राइट आंसर। 20 में से 2 गया 18 आता है, मैंने 12 लिख दिया था, कोई बात नहीं, मैंने ही तो सही किया। ऐसा क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी आया फर्जी का, कितनी धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है? अरे 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, यानी 20% उसका सिंपल इंटरेस्ट 480 ब्याज बोला गया, और प्रिंसिपल होता है 100%, तो 5 का इथे 5 का उथे 2400 आंसर, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है दया 100%। ये क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, यहां इन्होंने 9 और 11 यहां कांस्टेंट आया है। देखो जनरली जब यहां x हो यहां y हो, यहां x हो यहां y, नहीं समझे, तो हमारा कांस्टेंट k का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहां होगा। देखो इसका जो एक्चुअल मतलब है, तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, नीचे वाले को आप कीजिए तो x माइनस वाई ये,
और साथ में x+1 y+1, तो इसका हैप्पी बर्थडे, ये रिवर्स हो जाएगा तो y-1 अपॉन x-1 ऐसे आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा जाए x की जगह 9 चिपकाना है, y की जगह 11, यानी x की जगह 9k और y की जगह 11k चिपका दीजिए, k एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो y की जगह 11k चिपकाएंगे, x की जगह 9k चिपकाएंगे, -1, 11k -1 और 9k, तो ये 11k -1 अपॉन 9k -1 आंसर। माध्य अनुपाती ज्ञात करो, अब तो सदाबहार है, मेन प्रोपोर्शन √49 गुणे 16, इससे 7 आएगा, उससे 4 आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 दर्ज हो गए, यानी होने थे 37, हो गए 25, यानी 12 का अंतर आया। ऐसा होने के कारण औसत अंकों में 4/3 की कमी हो गई, सभी में हुई। भाई 12 अंक कम तो सभी में, कह रहा क्लास में तो कुछ नहीं करना, जो वो 4/3 है कद्दू कटेगा, ये 12 4/3, क्योंकि हर व्यक्ति का हुआ है, समझे कि नहीं समझे? हर विद्यार्थी को 4/3 की कमी हुई। मान लो x विद्यार्थी हैं तो वही पूछा गया, 4 से ये 3, 3 त्रिका 9 आंसर। ये ऐसे ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। भाई 37 की जगह 25 तो 12 कम हुआ, इसके कारण विद्यार्थी को क्या हुआ, हर विद्यार्थी में 4/3 की कमी हो गई अंकों में। ठीक है, मान लो n विद्यार्थी हैं तो n गुणा 4/3 की कमी हुई, वही 12 के बराबर, तो 4/3 से भाग दोगे 12 में तो n का मान 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार करा चुके, अच्छा है, ठीक है, कई बार करा चुके। बहुत बेसिक से समझो पहले, वो सारी कहानी बाद में। तेरा बाद में आनंद ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत किया, बाद में वो वस्तु भरत को 25%, देखो आनंद ने भरत को बेचा, फिर भरत ने वह वस्तु इतने में बेचा, आनंद, अच्छा एक सेकेंड, आने वस्तु इतने में, बाद में उसने वह वस्तु भरत को 25 ला पे, अतः भरत ने वह वस्तु इतने में बेच दी। अच्छा, भरत ने किसी और को बेचा है, किसी और का, उसका नाम नहीं लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर एक्स को बेच दिया, तो ये बी बी कैंसिल, ए और एक्स का रेशियो आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को यहां से पकड़ो, बाद में देखो आनंद ने कोई वस्तु खरीदी होगी ए की, मरम्मत में 82 लगाया, यानी आनंद का जो एक्चुअल प्राइस पड़ा वो ए के साथ ये, क्योंकि कॉस्टिंग आ गई एक तरीके से। उसके बाद आनंद ने क्या किया, 25% लाभ, 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी। आनंद ने भरत को बेच दिया, फिर भरत ने 2925 में बेचकर 47% की हानि, तो 100 में 47 कम कर दो यानी 53। तो अब यहां आनंद और मिस्टर एक्स को बेचा गया एक तरीके से, यानी 400 की चीज 5 गुणे 53 में बेची गई, और जिसकी वैल्यू 2915 है। काटो, 53 से ये जब भाग दोगे, ये डेटा सीधे 55 बार में चला जाएगा, 5 से ये 11 बार, यानी 1 बराबर 11, तो 4 गुणे 11 4400 आ गया। अभी सुनना, हमसे यहां जो लाइन बोल रहा है, वरना आंसर कुछ लोग 4400 में 82 कम करके निकाल देंगे, वहां खेला हो जाएगा। कह रहा है भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए वस्तु की लागत क्या है, यानी आनंद ने भरत को बेचने से पहले, तो भरत को बेचने से पहले उसकी लागत यही है, और यही वैल्यू 4400 के बराबर आई है। ठीक है, वो ए का मान नहीं, मैं बता रहा हूं, ए का मान नहीं, क्योंकि आनंद को अब एक्चुअल लागत, चलो A1 लिख दे रहा हूं, वो ये पड़ा है 4400, इसका वैल्यू पूछा गया है भरत को बेचने से पहले। इसका अर्थ क्या है कि आनंद ने कोई वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत कराई, उसके बाद भरत को बेच रहा है ना, समझ गए? तो 4400 आंसर है। तो इसको ध्यान रखना, कई बार सिखाया है,
किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4%। अब देखो कितना बेसिक, कोई संख्या x है जिसका 5%, बोलो हाँ। कह रहा उसी संख्या के 4% का कितना परसेंट है, तो माना मिस्टर ए परसेंटेज है। और बताओ, ये हमने कर लिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको समझाने के लिए कि ये कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5/4 आया। अब ए परसेंटेज, अब ये 5/4 का मतलब अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 125 परसेंटेज होता है। भाई 5/4 को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो 125 परसेंटेज होता है। 125% मतलब 125/100, यानी आपको कन्वर्ट अगर करना है तो फिर 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 1/100, वो 100 का गुणा यहां हो जाएगा। समझ गए? 125 परसेंटेज। और कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे 5/4, ऐसे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कर देंगे 5/4 × 100, वो ऐसा भी नहीं लिखेंगे। समझ गए? निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए जो सबसे अधिक बार आया। जैसे 51 एक बार, 2 बार, 55 एक बार, 2 बार, 40 एक बार, 44 एक बार, 2 बार, जीत हो गई 3 बार। तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन वैसे तो ये टफ होता है, लेकिन अब इतना पढ़ चुके हैं कि अब ये फर्जी लगने लगा है। कह रहा बहुलक बताओ, तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1, f माइनस f1 और f प्लस f, मतलब f माइनस f2 इंटू हाइट h। अब बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 12, तो ये f होता है। इससे पहले वाले को f1 बोलते हैं, इसके बाद वाले को f2 बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, इसके अंतर को हाइट जो कि 5 बोलते हैं। बस रख दो दया। L की वैल्यू 25 है, f माइनस f1 तो ये तो 10 ही हो गया, नीचे भी 10, f माइनस f2 6 और हाइट 5, यानी 25 ऐसे 25/16 यानी 3 पॉइंट समथिंग। तो 25 3 28, 28 से एक ही ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, कह दो सर हमको डी नहीं दिख रहा है, सीधी सी बात, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, तो दिखाओ चाहे जो हो जाए। तो अब आपको डी ऑप्शंस भी नजर आ रहा होगा। धरने मत बैठना कि सर नजर नहीं आ रहा, दिल टूटता है मेरा। बाकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैथ का ही क्वेश्चन है। अब कुछ लोग इसको रीजनिंग घोषित कर दे तो कर दे, लोगों का काम ही यही है। 5 व्यक्ति हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स की आयु वाई की आयु का 4 गुना, यानी वाई की आयु का 4 गुना। वाई 1 लड्डू बनाता तो एक्स 4, इसका मतलब यही हुआ। फिर वी की आयु एक्स के बराबर, v और x बराबर, यानी ये भी 4 हो जाएगा। y की आयु z की आयु का 1/3, तो ये y की आयु z की आयु, तो यानी इसकी आयु 3 लेना पड़ेगा, 3 का 1/3 1 होता है। और w की आयु v की आधा, w v का आधा, यानी ये 4 है तो ये 2 हो गया। और हमसे कहता है प्रभु z 12 वर्ष का है, 3 बराबर 12 के, तो हमसे कह रहा भैया W बता दो, 4 दूना 8। अब बताओ, अब ये रीजनिंग का है, मैथ का है, ये आप स्वयं डिसाइड करो। हाँ क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ 36 में 3 से भाग दोगे 12 आएगा, 8 छंग 48 आ गया, उधर 8 आ गया बटा 4। चाहो तो यही काट दो थोड़ा बहुत, कि 4 से 2 बार में, 4 से 2 बार में निपट गया। 24 में से 2 गया, 22 आ गया। ठीक है, इस सेट में 26 क्वेश्चन। जब 2024 में हुआ था तो शायद हर सेट में 19-19 था। यहां क्वेश्चन बदलते रहेंगे, कभी 26, कभी कुछ और, या हो सकता है सभी में 26 हो। तो डरना नहीं, ना धरने में बैठना, पेपर आसान है, आप खुद ही देखो। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। बाकी पीडीएफ इसकी टेलीग्राम में मिल जाएगी।